हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। यहाँ पे एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2/5 ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ई नॉट जे कैप विथ ई नॉट का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। The flux of this field through a rectangular surface area 0.4 meter square parallel to YZ plane is dash। फ्लक्स का वैल्यू पूछा हुआ है इस एरिया के थ्रू। ये एरिया जो है आपका 0.4 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0.4 मीटर स्क्वायर का उसका वैल्यू है, और ये बोला है कि इट इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। एरिया वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, और हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। पर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता है, पर इसी को हम E डॉट एस भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये भी बताया था मैंने। पर यहाँ पे हमको दोनों जो है ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मुझे एरिया वेक्टर भी वेक्टर के फॉर्म में मिल जाए तो मैं डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लो यहाँ से। एरिया का मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका डायरेक्शन पता करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट का ही यूज़ करेंगे। तो आप फिलहाल ध्यान देते हैं कि हमारा एरिया वेक्टर कहाँ पे है, राइट। अब देखो, एरिया वेक्टर बोला है कि आपका जो एरिया है वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, और हम जानते हैं किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हम एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये आपका सरफेस एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले देखते हैं एरिया वेक्टर कहाँ, इमेजिन करते हैं कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो देखो, यहाँ पे मैंने बनाया, जैसे आपका ये हो गया एक्स एक्सिस आगे की ओर, ऊपर की ओर आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, और जेड एक्सिस जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर मतलब आपके मुंह की ओर जाएगा। पर यहाँ पे हम बना नहीं सकते बोर्ड पे, इसलिए ऐसे बना देते हैं। पर आप इमेजिन करो, एक्स एक्सिस आगे की ओर, वाई एक्सिस ऊपर की ओर, जेड एक्सिस आपके मुंह की ओर, राइट। वाई जेड प्लेन जो है वो वाई और एक्स एक्सिस से बनेगा। तो आपका वाई ऊपर की ओर है, जेड आपके तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, समझे। अब इस वाई जेड प्लेन के पैरेलल आपका ये एरिया दिया हुआ है 0.4 मीटर स्क्वायर, मतलब आपका ये ऐसा एरिया है। अब ये एरिया के परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा, और यही आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि आपका जो एरिया जो दिया हुआ है वो वाई जेड प्लेन में है, वाई और जेड प्लेन में है। तो अगर इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा। ओके, अब सुनो, आप किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो बताओ। मैंने बताया था किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो। एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिखो पहले, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया, और उसके बाद फिर उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा वो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमको पता है कि एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम जानते हैं आई कैप है। तो आप यहाँ पे इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वेक्टर एस कैन बी रिटर्न एज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो आपको एस भी, एरिया वेक्टर भी वेक्टर के फॉर्म में मिल गया। अब आपको सिंपली करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ई डॉट एस। तो ई डॉट क्या एस, देखो क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2/5 ई नॉट प्लस 3/5 सॉरी 2/5 ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ई नॉट जे कैप। ये हो गया ई डॉट एस में सिर्फ आई कैप है, तो 0.4 आई कैप और प्लस 0 जे कैप हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में होता है कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। इसका आई का इसके आई वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस इसके जे का इसके जे वाले के साथ, प्लस इसके के का इसके के वाले के साथ। तो ये वेक्टर्स में हम सीख चुके हैं। तो आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2/5 ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस जे वाले का जे वाले के साथ होगा, तो 3/5 ई नॉट
अब इसका जे कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं, मतलब जे कॉम्पोनेंट 0 है तो ये 0 हो गया, और के दोनों का 0 है। तो अब यहाँ से क्या निकल आएगा बताओ, 2/5 ई नॉट का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा आपका फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देख लेना आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई ही कर दो, तो ये देखो 10⁻³ इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 400 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 400 लिख देता हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस। 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40 और ये उठ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 640 इज़ योर आंसर, राइट। हाँ 640 जो भी इसका जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बन जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 640। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट जे कैप न्यूटन पर कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ रिपोर्टेड फील्ड, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ रिपोर्टेड फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस area 0.2 meter square parallel to yz plane to that of the surface area 0.3 meter square parallel to xz plane is a is to b where a is equal to, आपको a का वैल्यू पूछा है। तो उसने बोला ये है कि अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे दो फ्लक्स की बात की गई है। एक तो इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है जो कि 0.3 मीटर स्क्वायर का एरिया है और xz प्लेन के पैरेलल है, और दूसरा 0.2 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है जो कि yz प्लेन के पैरेलल है। इन दोनों के थ्रू जो भी फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स का रेशियो जो है वो A/B है, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि भाई A का क्या वैल्यू है। तो पहले काम कर देंगे हम लोग, फ्लक्स निकाल लेते हैं दोनों एरिया के थ्रू, और उसके बाद फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। उसका रेशियो जो भी आया उसको A/B के साथ इक्वेट कर देंगे और वहां से A का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आपको पहले एरिया जो दिया हुआ है वो 0.2 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका अगर मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और z एक्सिस जो है वो ऐसे बाहर आएगा इसके परपेंडिकुलर, वो मैं बना नहीं सकता, तो आपको इमेजिन करना है कि z ऐसे बाहर आ रहा है, समझे। तो आपका x एक्सिस यहाँ पे, y एक्सिस ऊपर की ओर और z एक्सिस बाहर की ओर आ रहा है। अब पहला जो एरिया है वो दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू yz प्लेन, पैरेलल टू yz प्लेन है। तो अगेन वही पिछले वाला जो क्वेश्चन था, yz प्लेन ऐसे होगा क्योंकि आपका z एक्सिस यहाँ पे, y एक्सिस ऊपर की है। तो yz प्लेन के अगर पैरेलल है ये वाला एरिया, तो इस एरिया का आपको पता है एरिया वेक्टर जाएगा कहाँ पे, x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो पहला वाला जो एरिया है उसका x एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, तो इस एरिया को हम S1 लिख देते हैं, और इस S1 वेक्टर जो है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा बताओ। एरिया वेक्टर पहले इसका मैग्नीट्यूड 0.2 दिया हुआ है, और इसका डायरेक्शन जो है x एक्सिस के लॉन्ग है, तो यूनिट वेक्टर आई कैप आ जाएगा। तो पहले इसका फ्लक्स निकाल लेते हैं भाई। फ्लक्स φ1 इस एरिया के थ्रू 0.2 मीटर स्क्वायर के थ्रू, फॉर्मूला वही हम लोग वेक्टर वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, E.S1। तो E का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट जे कैप डॉट S1 का वैल्यू क्या है 0.2 आई कैप। नाउ डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, आई का आई के साथ, सो इट विड बी 3/5 E नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस जे का जे के साथ। अब देखो जे का इसका तो है वैसे, लेकिन उसका जो जे कंपोनेंट है एरिया वेक्टर का जे तो है ही नहीं ना, तो जे कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ये तो हट गया वैसे भी। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 2 0.6 डिवाइडेड बाय 5 E नॉट। ये आपका पहला फ्लक्स आ गया φ1, जो कि इस दिए हुए एरिया के थ्रू है पैरेलल टू yz प्लेन। दूसरा एरिया आपका दिया हुआ है, इट इज पैरेलल टू xz प्लेन। तो xz प्लेन तो नीचे की ओर हो जाएगा क्योंकि आपका x एक्सिस बाहर की ओर जा रहा है और z एक्सिस सामने वाला, तो xz जो है वो नीचे वाला प्लेन बन रहा है। अब नीचे वाले प्लेन में, अगर नीचे वाले प्लेन के पैरेलल अगर ये एरिया रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर जो है ऊपर की ओर जाएगा S2, और ऊपर की ओर हमारा y एक्सिस है, तो मतलब इस एरिया वेक्टर के अलोंग आपका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी जे कैप, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है ना, तो ये आपका हो जाएगा जे कैप।
तो हम सेकेंड वाला जो वेक्टर है उसको मैं यहाँ से लिखता हूँ। चलो सेकेंड वाला फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, पहले तो सेकेंड वाले का एरिया वेक्टर लिख लो। सेकेंड वाले का एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है 0.3 और वो ऊपर की ओर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए जे कैप आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स φ2 विल बी इक्वल टू ई डॉट S2। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे देखो देके रखा हुआ है, वही यूज करेंगे 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट S2 इज 0.3 जे कैप है। इस बार देख लेना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए इस बार जे कैप है, यहाँ पे क्या था, आई कैप था। तो अब यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो x का x के साथ i का i के साथ और j का j के साथ, तो यहाँ पे 3/5 ई नॉट i का मल्टीप्लाइड बाय इसका i कॉम्पोनेंट। अब इस बार एरिया वेक्टर का i कॉम्पोनेंट है ही नहीं, 0 आएगा, प्लस j वाले का j वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 4/5 इंटू ई नॉट, इसका j कितना है 0.3। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाता है, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बाई 4 3 12 दैट इज 4 3 12 दैट इज 1.2 ई नॉट, अरे क्या कर रहा हूँ भाई, 1.2/5 ई नॉट, और या फिर मैं सिंपली लिख देता हूँ 1.2/5 ई नॉट। ये आप क्या हो गया फ्लक्स φ2। ठीक है, अब इन दोनों को φ1 और φ2 का रेशियो लेना है हम लोग को, यही रेशियो दिया हुआ है। φ1/φ2 अगर आप लोगे तो φ1 का वैल्यू 0.6/5 इंटू ई नॉट, और ये हो जाएगा 1.2/5 इंटू ई नॉट। तो आप देखो कि फाइव और फाइव कैंसिल हो जाएगा, 1 6 1 से 6 6 2 से 12 होता है, ई नॉट कैंसिल हो जाता है, तो φ1/φ2 आपका 1/2 आ जाएगा। अब φ1:φ2 रेशियो हमारा 1:2 आ रहा है, रेशियो तो हमारा 1:2 आ रहा है ना, पर इन्होंने रेशियो क्या दिया हुआ है बताओ, A:B दिया हुआ है दोनों फ्लक्स का रेशियो, इसका मतलब हमारा A जो है उसका वैल्यू 1 है, एंड 1 इज योर आंसर, तो आपका A का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 4x I कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 J कैप न्यूटन पर कूलम पासेस थ्रू गिवन बॉक्स, तो कुछ इस तरीके का वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस बॉक्स के थ्रू कहीं से पास हो रहा है। flux through surfaces ABCD and BCGF are marked as φ1 and φ2। मतलब ये कि ABCD के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका वैल्यू φ1 है, और BCGF के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका वैल्यू φ2 है। तो आप देख सकते हो कि ABCD जो है ये ऊपर वाला सरफेस है ना, और BCGF जो है ये साइड वाला सरफेस है। तो इन दोनों सरफेस के थ्रू, इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको φ1 बोला है, इसके थ्रू सरफेस जो पास हो रहा है उसको φ2 बोला है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा ये हमको चेक करना है। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, तो इसको x एक्सिस माना गया है, इसको y एक्सिस माना गया है, और नीचे का जो प्लेन है ये आपका XY प्लेन हो जाएगा, थोड़ा सा इन्होंने अलग मान के रखा हुआ है, और ये ऊपर वाले एक्सिस को उन्होंने z एक्सिस माना है। क्लियर है, राइट। चलिए, तो एक काम करते हैं, हमको इस सरफेस से लेना देना है, इसके थ्रू जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो φ1 है, और ये जो साइड में सरफेस है आपका BCGF, ये साइड वाला, इसके थ्रू जो भी फ्लक्स पास होगा वो φ2 है। यही कैलकुलेट कर लो और डिफरेंस निकाल लो। चलिए, तो पहले काम करते हैं, पहला फ्लक्स φ1 यहाँ पे निकालेंगे, तो φ1 का वैल्यू क्या होगा बताओ। देखो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आई कैप जे कैप के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप फिर से यहाँ पे क्या कीजिए, इसका जो है एरिया वेक्टर निकाल लो ना। दिस इज अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस है, तो मैंने आपसे कहा था कि क्लोज सरफेस अगर रहा तो क्लोज सरफेस में जो भी एरिया है उसका एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर आएगा। जैसे मान लो एक सरफेस मैंने यहाँ बना दिया, तो अब इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, आप चाहिए तो नीचे भी ले सकते हो, राइट। वो सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर सरफेसेस जो है वो क्लोज सरफेस का पार्ट है, तो याद रखना ऐसे केस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लिया जाता है, इनवर्ड नहीं। तो अगर मान लो ये क्यूब है हमारे पास, और मैं आपसे बोलूँ कि जो उसका सबसे टॉप वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, पर वो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा, क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर आपको अंदर कभी नहीं बनाना है, इट हैज टू बी ऑलवेज आउटवर्ड।
अच्छा, इस साइड वाला सरफेस इसका एरिया वेक्टर यहाँ जाएगा, नीचे वाला सरफेस उसका एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ जाएगा, आगे वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, और जो पीछे वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर पीछे की ओर, हमेशा बाहर की ओर एरिया वेक्टर आएगा। तो अब यहाँ पे तो क्लियर है भाई, हमको सबसे टॉप वाला सरफेस पूछा है, इसका एरिया वेक्टर तो सीधा ऊपर जाएगा, इसको हम सरफेस S1 मान लेते हैं। अब इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देख रहे हो आप, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर मतलब कहाँ पे, ऊपर की ओर Z एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर इसके अलोंग k कैप हो जाएगा। k कैप Z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर आपको S1 वेक्टर पहले लिखना है तो S1 वेक्टर कैसे लिखोगे बताओ? पहले तो इसका मैग्नीट्यूड इस एरिया का मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर जो कि k के डायरेक्शन के अलोंग है। अब इस एरिया का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? आपको बस इसका लेंथ और ब्रेड्थ जो है ये पता करना है, मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ देखो कैसे पता करोगे, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या है ये वाला चेक कर लो। देखो ये पॉइंट जो है वो आपका z एक्सिस पे है, तो मैं 0 मान लेता हूं, क्योंकि आपका z एक्सिस पे पॉइंट है तो x और y 0 है। यहीं पे क्लियरली दिख रहा है कि x और y 0 है, z पे इस पॉइंट पे है। तो यहां से अगर आप यहां पे जा रहे हो तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो बताओ? आप जा रहे हो x एक्सिस के अलोंग। तो आप देखो कि x एक्सिस के अलोंग कितना वैल्यू चेंज हुआ है। यहां पे ये तो पता है ना सब लोग को, ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है। तो यहां पे जब आप थे तो x का वैल्यू 0 था। इस लाइन पे जब यहां चले आए तो आपका x का वैल्यू 3 हो गया। इसका मतलब ये पूरा लेंथ जो आपको यहां पे है वो 3 मिल जाएगा। समझे? ओके। अब देखो हम यहां पे आते हैं, ये चाहिए हमको। अगर ये और ये मिल गया तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया मिल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। यहां पे जब हम थे, अब अगर मैं ऐसे आ रहा हूं इसका मतलब हम y एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, तो आपको y एक्सिस का चेक करना है। जब यहां था तो y 0 था, और अब जब मैं यहां से यहां आ गया, इस पॉइंट तक आ गया, यहां से यहां आ गया, तो मेरा y क्या बन गया? 2 बन गया। मतलब ये 2 है, ये 2 है। इसका मतलब ये जो एरिया S1 आपका आ जाएगा दैट विल बी 3 इंटू 2 6 तो 6 तो आ गया। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब के कैप हो जाएगा। बस आपको फ्लक्स φ1 मिल गया। φ1 इज इक्वल टू क्या होगा? E.S1। आगे का तो काम आप लोगों को पता ही है कैसे करना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो E1 का वैल्यू वहां से ले लो, 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 j कैप। ये हो गया आपका E वेक्टर डॉट S1 वेक्टर इज 6k कैप। ओके राइट, दिख रहा है ना? देखो इसका x कंपोनेंट तो 0 है, इसका y कंपोनेंट भी नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड नहीं सॉरी, k कैप है ना। ओके, यहां पे आपका 0 हो जाएगा ये, क्योंकि इसका x कंपोनेंट i कंपोनेंट है, इसका j कंपोनेंट है, और इसका i कंपोनेंट j कंपोनेंट दोनों नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल है 4x मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि i का i के साथ मल्टीप्लाई होता है और j का j के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें ना तो i कैप है ना तो j कैप है, यहाँ पे सिर्फ k कैप है, और k कैप इसके अंदर नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा फ्लक्स ही यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि i का i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका i 0 है, ठीक है। j का इसके j के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका j 0 है। अच्छा, प्लस आगे भी लिख देते हैं भाई, इसका k कैप 0 है और इसका k कैप 6 है, तो सब तो 0 हो गया ना। इसका मतलब आपका पहला फ्लक्स तो 0 आ रहा है। तो φ2 का जो भी वैल्यू आएगा उसका आप इसमें φ1 माइनस φ2 डाल देंगे। चलो अब अगले φ2 की तरफ चलते हैं। φ2 किधर है? इसके अलोंग, ये वाला है ना। φ2 इज फॉर सरफेस BCGF। चलो φ2 निकालेंगे। अब BCGF में पहले तो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्शन हम लोग को पता है, डायरेक्शन आउटवर्ड लेंगे, और ये डायरेक्शन आपका आ रहा है x एक्सिस के लॉन्ग, मतलब इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है? i कैप। सो दिस एरिया वेक्टर S2 निकालते चलो, जो कि i कैप के लॉन्ग है। कैसे निकालोगे देखो, तो तुम फिर से वही काम कर लो। हम एक काम करते हैं, यहां से चालू करते हैं, यहां से यहां आएंगे और यहां से ऊपर जाएंगे। तो जहां जब थे हम लोग, तो जब हम ऊपर जा रहे हैं तो किस एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं? z एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं। तो z में चेंज देखो कितना हुआ। z में ये 0 था जब हम यहाँ थे, जब यहाँ पहुंच गए तो z क्या हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब ये पूरा पार्ट आपको जैसे भी दिख रहा है ये 2 है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे z 0 था, अब हम z के लॉन्ग ऊपर चढ़ गए
तो यहाँ पहुँचते ही Z2 हो गया, इसका मतलब ये पूरा पार्ट 2 है, ये पूरा पार्ट 2 है भाई। उसके बाद क्या करना है हमको बताओ, हमको ये वाला पार्ट चाहिए। अगर ये वाला पार्ट मिल गया तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इस वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। यहाँ से जब हम यहाँ आ रहे हैं तो y की तरफ जा रहे हैं, मतलब y के अलॉन्ग जा रहे हैं। यहाँ पे y 0 था, जब यहीं पे पहुँचे यहाँ पे तो y क्या बन गया, 2 बन गया। इसका मतलब ये पार्ट भी क्या है, 2 है। 2 इंटू 2 S2 का वैल्यू 4 हो गया। सिंपल, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम S2 वेक्टर लिखेंगे। S2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 4 है, उसका डायरेक्शन आई कैप के अलॉन्ग है, सो दिस विल बी आई कैप। चलो अब फ्लक्स φ2 निकालते हैं इसके थ्रू फ्लक्स φ2 विल बी इक्वल टू ई डॉट S2। ई फिर से वही वेक्टर हो जाएगा 4x आई कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप डॉट S2 वेक्टर इज नथिंग बट 4 आई कैप। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, x का x के साथ, तो 4x मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी 16x। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे का जे के साथ, इसका जे 0 है तो 0 हो जाएगा, और k तो दोनों में नहीं है तो ये तो हट गया, यहाँ पे सिंपली 16x आ गया। ना यहाँ पे x टर्म्स में देके रखा हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लक्स देखना होगा, φ2 फ्लक्स जो आप निकाल रहे हो उसके लिए x का क्या वैल्यू है। φ2 फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे हैं बताओ, इस एरिया के लिए निकाल रहे हैं, देख रहे हो, इस एरिया के लिए। इस एरिया पे आप देखोगे तो ये x एक्सिस के इस पोजीशन पे है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो x एक्सिस के इस पोजीशन पे है, राइट। और इस पोजीशन पे x का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू 3 है, ठीक है, ये पूरा 3 है ना, देखो यहाँ पे भी 3 है, तो ये x इज इक्वल टू 3 पे है, ये एरिया कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 3 पे है, तो आप x इज इक्वल टू 3 डाल दो इसके अंदर, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आपका φ2 का वैल्यू कितना आया, 48 आया। φ1 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो φ1 माइनस φ2 विल बी इक्वल टू 0 माइनस 48 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 48, माइनस इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये आंसर इज माइनस 48। अगर आप 48 भी लिखते हो तो वो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने φ1 माइनस φ2 पूछा है, राइट। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो, a charge of magnitude q which is equal to 17.7 nanocoulomb, ये नैनोकूलम है, is placed at the center of a sphere of radius 2 meter। 2 मीटर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ओके। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। अब आपको इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे नहीं दिया है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, आपका जो सरफेस है वो एक्चुअली फ्लैट नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सरफेस फ्लैट ना हो तो अलग अलग जगह पे आपका एरिया वेक्टर अलग अलग होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे केस में आपको इलेक्ट्रिक ये फ्लक्स अगर निकालना है देन यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। रीज़न ये है, देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज करो मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज का कुछ इस तरीके से हर डायरेक्शन में जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस ऑफ फोर्स हैं। अब अगर मैं इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया लेता हूँ तो उस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं वही सरफेस यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे जाएगा। तो देखो, आपके एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग डायरेक्शन में, जबकि फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है। चाहे आप यहाँ का एरिया कंसिडर करो चाहे यहाँ का एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। पर यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। हमको अब जाना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लो, इसका बहुत छोटा सा एरिया एलिमेंट, और उस एरिया एलिमेंट को हम लोग ds बोलेंगे। ये इसका एरिया वेक्टर है, छोटा सा एरिया वेक्टर। वैसे बहुत सारे एरिया वेक्टर आपको मिल जाएंगे, यहाँ का एरिया वेक्टर यहाँ होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर नीचे की ओर यहाँ पे होगा, राइट। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि यही छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स हम हर जगह का ले और सबका हम लोग इंडिविजुअली छोटा छोटा फ्लक्स कैलकुलेट करें
और उसके बाद सबको ऐड कर दें। बस इंटीग्रेशन में फ़र्क ये है कि ये जो आप डिवीजन करते हो, ये डिवीजन इनफाइनाइट डिवीजन होता है। जब इनफाइनाइट डिवीजन होता है छोटे छोटे पार्ट का, और उसके बाद उन इनफाइनाइट डिविजन्स के फ्लक्स को आप ऐड करते हो, तो हम उसको फिर इंटीग्रेशन बोल देते हैं। पर हालांकि आपको इनफाइनाइट डिवीजन करके ऐड नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है इंटीग्रेशन का। फॉर्मूला क्या है? पहले तो ये जो स्मॉल फ्लक्स है, ये फ्लक्स आप कैलकुलेट कर लो, ये छोटा सा फ्लक्स इसके थ्रू जो जा रहा है, और उस फ्लक्स को मैं डी फाई लिखता हूँ, ठीक है। वो डी फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? ए इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ए इंटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, यही होता है ना फ्लक्स, ए डॉट डी एस और ए इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ रेडियली बाहर जा रहा है, और एरिया वेक्टर भी वैसे ही बाहर जाएगा, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। हम हमेशा एंगल जो होता है थीटा का वैल्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, और एरिया वेक्टर आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं सरफेस के, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ऐसे केस में आपका थीटा का वैल्यू याद रखना 0 है, ठीक है। और कॉस थीटा, जब थीटा 0 हो जाए तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये भी ध्यान में रहे। चलिए, तो अगर आपने एक स्मॉल फ्लक्स डी फाई निकाल लिया है, अब आप क्या करोगे? पूरे सरफेस का हमको फ्लक्स चाहिए, तो मैंने क्या बताया था कि पूरे सरफेस के लिए छोटे 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 आप डीएस एरिया का फ्लक्स निकालते जाओ और सबको ऐड कर दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन लिखते कैसे देखो, फ्लक्स थ्रू एंटायर स्फीयर, फ्लक्स थ्रू एंटायर स्फीयर इज फाई। और इसको क्या करना है बताओ? ये जो छोटा सा हमने डी फाई निकाला है, छोटा सा फ्लक्स निकालना है इस एरिया के थ्रू, उसको हम पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। पूरे सरफेस के लिए कर दो इसको इंटीग्रेट। यहाँ पे एस लिख रहा हूँ क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल है, हम एक सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये, यहाँ पे आप छोटा सा गोला लगा दो, क्योंकि आपका सरफेस जो है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, समझ रहे हो ना? क्लोज सरफेस, जैसे एक पेपर होता है आपका, आपके बुक का जो पेज होता है वो एक ओपन सरफेस है, राइट। लेकिन यहाँ पे स्फीयरिकल सरफेस है, तो ये तो पूरी तरह से क्लोज्ड होगा। तो जब भी क्लोज सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन में बीच में हम ये गोला मार देते हैं ऐसे, ये बताता है कि हमारा क्लोज सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन है। चलिए, डी फाई का वैल्यू बता दीजिए, यहाँ पे डी फाई का वैल्यू डाल दो। डी फाई इज ए इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। और हमको पता है कि हर जगह पे, इवन यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। जहाँ कहीं भी आप जो भी डी एस लोगे, सबका वैल्यू में थीटा का वैल्यू 0 ही होगा। तो जब थीटा का वैल्यू 0 ही हो रहा है हर जगह पे, तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, तो ये कॉस थीटा वाला पार्ट हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस ओनली। ओके, अब सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पे हर पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है, जितना भी जो भी सरफेस पे पॉइंट्स है, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस क्यू से सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि ये स्फीयर है ना, और वो डिस्टेंस एक्चुअली में किसके बराबर होगा? इस स्फीयर के रेडियस के बराबर, राइट। तो यहाँ पे आपका ई जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई कांस्टेंट है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट इस चार्ज से उतने ही डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, तो ये बाहर आ गया। अब बचा क्या बताओ? क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब क्लोज इंटीग्रेशन ds क्या है? ds इज स्मॉल एरिया, एक जो छोटा सा एरिया हमने ds अज्यूम किया था, उसका इंटीग्रेशन का मतलब ये है, पूरे सरफेस के लिए उसके इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ऐसे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे ds एरिया निकाले और उन सबको ऐड कर दिया। अब छोटे छोटे एरिया को अगर आप ऐड कर दोगे तो पूरे स्फीयर का टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है, ये पूरे स्फीयर का टोटल एरिया है। अब एक स्फीयर का एरिया क्या होता है बताओ? स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये पूरा पार्ट इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ये आपका आ गया फ्लक्स, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए,
ये फ्लक्स का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको दिया क्या, हमको बस चार्ज का मैग्नीट्यूड दे के रखा हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। एक क्यू चार्ज दे के रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ये हम जानते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका फाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा ई इज नथिंग बट 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4πr² तो है ही, तो 4πr² आ जाएगा। यहाँ से देखो 4π कैंसल आउट हो जाएगा, r² कैंसल आउट हो जाएगा, और आपका फाई का वैल्यू आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, उसका वैल्यू फिक्स होता है। q का वैल्यू हमको देके रखा हुआ है 17.7 नैनोकूलम। तो 17.7 नैनोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻12। तो भाई यहाँ पे देखो दिस इज 1 इंटू 2, 8.85 इंटू 2 17.7 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 को ऊपर लेके चले जाओ तो ये 10⁻3 हो जाएगा। सो 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज योर फ्लक्स। समझ गए? तो फ्लक्स आपका इस स्फीयर के थ्रू, इस क्यू चार्ज की वजह से इतना फ्लक्स आपको मिलेगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।